हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी डिमांड थी चंदवंश से रिगार्डिंग आप रिवीजन करा दीजिए। मैं आपको आज उसी से रिगार्डिंग क्या करा रही हूँ, चंदवंश की रिवीजन करा रही हूँ। आप कई बार आप लोगों का आता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो कोई अलग से नहीं बनते। जो आप पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट, वही आपके स्टेटमेंट में चेंज हो जाते हैं। बस आपको फैक्ट याद रखने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया। तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। देखिएगा, जो तैमूर लंग था उसने करा था 1398 में दिल्ली पर अटैक किया। उसके बाद जनवरी 1399 में जब तैमूर लंग स्वदेश लौट रहा था, उसी समय हरिद्वार के जो आसपास से लेकर यमुना घाटी में दो प्रमुख हिंदू राजा थे, उनसे क्या करा था, उसने युद्ध किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और तैमूर की जो आत्मकथा है वो है मुल्फुजात। लिख देती हूँ, यहाँ पे पूछी जा सकती है। मुल्फुजात ई तिमुरी, ये क्या है, इसकी आत्मकथा है तैमूर की। इसके अकॉर्डिंग पहला युद्ध गंगाद्वार में बहुरुज के साथ हुआ था। और एटकिंसन के अकॉर्डिंग बहुरुज नाम ब्रह्मदत्त के लिए आ सकता है। तैमूर का दूसरा युद्ध रतन सेन के साथ, जो सिरमौर का था, उसके साथ हुआ। जिया रानी से भी तैमूर लंग की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। लोक गाथा के अकॉर्डिंग जिनका युद्ध रानीबाग क्षेत्र, मतलब जिया रानी और तैमूर लंग के बीच में जो युद्ध हुआ था वो रानीबाग में हुआ, जिसमें वो हार जाते हैं। एक पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। इसके अकॉर्डिंग फिरोज शाह तुगलक के समय कटेहर के विद्रोही सरदार खड़गू ने क्या करा था, कुमाऊं में शरण ली थी। तो ये पूछे जा सकते हैं ना। और चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी क्या थी। अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी यहाँ पर पूछा गया है। सो कमेंट कीजिएगा इसका जल्दी से। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन सी, रणचूलाकोट। क्या थी, रणचूलाकोट इसकी राजधानी थी दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिएगा, किस कत्यूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है। सो वो कत्यूरी कौन सा राजा है जिसको राजा पिथौरा भी कहा जाता है। प्रीतम देव। कौन है, प्रीतम देव है। नेपाल शासक अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था। देखो भाई, जब उत्तराखंड में बहुराजकता का युग चल रहा था, 1191 ईस्वी में नेपाल राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर अधिकार किया था। और अशोक चल के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है आपका गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। सो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1191। बालेश्वर मंदिर ताम्रलेख के अकॉर्डिंग 1223 ईस्वी में दुलू या नेपाल का शासक जो क्राचल देव था, उसने कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में लिया। तो किस ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना। एक चक्रा या चक्राता में बहुबाण वंश का शासन हुआ करता था। इसके साथ राजाओं का मतलब 7 राजाओं का वर्णन मिलता है। राजा सूर्यसेन बहुबाण वंश का महानतम शासक माना जाता है ना। उसके बाद बहुबाण वंश के सम्राट सूर्यसेन के आश्रित कवि थे अल्लाटनाथ। कौन थे, अल्लाटनाथ थे। सिरमौर प्रदेश में राणा देवपाल का शासन था। सिरमौर के गणपति राणा देवपाल के संतूरगढ़ और सलमूर दुर्ग पर बलबन ने अटैक किया था। तो मैं आपको बता रही हूँ, जब कत्यूरियों का अंत और यहाँ पर चंदों का आगमन होता है, उस बीच की घटना को, है ना। और राणा देवाल का जो जिक्र है वो मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी में है, जिसके अकॉर्डिंग देवपाल ने बलबन के जो विद्रोही थे उनको आश्रय दिया था। और आईन अकबरी जो है, इससे पता चलता है कि शाहजहां के काल में संतूरगढ़ पर श्रीनगर के राजा का अधिकार था। और वहीं गंगोली हाट में मणिकोटी राजवंश का शासन, मतलब मणिकोटी राजवंश शासन कर रहा था। और जो अस्कोट है, अस्कोट के ठकुराई शासक को राजबार कहा गया, रजबार। अस्कोट में पाल राजाओं का शासन रहा। अस्कोट के पाल वंश का संस्थापक अभयदेव था। राम सिंह के अकॉर्डिंग रुद्रचंद ने सिरा के जो हरिमल्ल हैं उनको हराकर सिरा अपने अधिकार में लिया। लोहाघाट के पास सुई राज्य की स्थापना ब्रह्मदेव नामक कत्यूरी ने की, जिसके समय सोमचंद कुमाऊं आया था।
कुमाऊं में कतियोरियों के अंतिम गढ़ मनीलागढ़ पर चंद शासक बाज बहादुर चंद ने अटैक किया। और स्थापत्य मूर्ति कला की दृष्टि से कत्यूरी काल को क्या मानते हैं, उत्तराखंड का स्वर्ण काल मानते हैं। तो ये थी आपके बीच की घटना, जिसमें आपने मुगल शासकों का अटैक पढ़ा, जिसमें आपने ये मोहम्मद बिन तुगलक के कराचल पर्वत अभियान के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही और इब्न बतूता की पुस्तक रिहला से, जो कि अरबी भाषा में है। और जो इतिहासकार है ना, वो करांचल को कुमाऊं प्रदेश मानते थे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मुग़ल शासकों का। अगर मैं कहूँ कि उत्तराखंड का दिल्ली सल्तनत और मुग़ल संबंध क्या रहा है, तो ये भी यहीं पे बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन, क्योंकि ये घटनाएं हैं जब कत्यूरी, कार्तिकेयपुर वंश और आपका चंद के बीच की है। उस समय उत्तराखंड में बहुराजकता का युग भी था, मुसलमान शासकों का भी अटैक हुआ था। उत्तराखंड का दिल्ली सल्तनत और मुग़ल संबंध से क्या, मुग़लों से क्या संबंध है, तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को कुमाऊं पर्वत और शिवालिक के नाम से क्या करते थे, संबोधित करते। एक पुस्तक है मिन्हाज उस सिराज की तबकात ए नासरी, इसमें गढ़वाल और कुमाऊं के सिरमौर पर्वत का उल्लेख है। पूछा जा सकता है कि किसमें। रजिया सुल्तान के समय विद्रोही मोहम्मद जुनैदी ने सिरमौर पर्वत पर शरण ली माना जाता है। और जो गुलाम वंश का नासिरुद्दीन महमूद है, उसने सिरमौर और बिजनौर के पर्वतीय क्षेत्रों में अभियान भी चलाया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको कराती रहूँगी। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलू या नेपाल शासक कराचल देव कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में लिया? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया, जब उत्तराखंड में बहुराजकता युग। दुलू या नेपाल शासक कराचल देव ने जो है कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में लिया। किसके अकॉर्डिंग है? बालेश्वर मंदिर ताम्र लेख के अकॉर्डिंग, बालेश्वर ताम्र लेख के अकॉर्डिंग। और वहीं गोपेश्वर त्रिशूल लेख में अशोक चल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसने 1191 नेपाल राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर क्या किया? अधिकार किया। अशकोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि जो अशकोट है, अशकोट के जो ठकुराई राजा शासक थे उनको क्या कहते थे? रजबार कहते थे। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। निम्न में से पाल वंश का शासन कहाँ था? तो पाल राजाओं का शासन कहाँ रहा है? अस्कोट रहा। और अस्कोट के पाल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो अभय देव को मानते हैं। कहाँ का? अस्कोट का। ऑप्शन है। राजबूंगा किला चंपावत से किस वंश की स्थापना हुई है? महत्वपूर्ण है ना। राजबूंगा किला कहाँ? चंपावत में। इससे किस वंश की जो है उत्पत्ति हुई है या स्थापना रखी गई थी? चंदों की। ऑप्शन है। देखो, चंदों का मूल निवास प्रयाग में गंगा पार झूसी था। काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम था, ये भी ध्यान रखिएगा। चंद वंश के इतिहास के स्रोत क्या हैं? बालेश्वर मंदिर में करांचल देव का लेख, चमोली का गोपेश्वर त्रिशूल लेख, पिथौरागढ़ के आनंदपाल का बास्ते ताम्र लेख, इनसे जानकारी मिलती है। मझेड़ा ताम्रपत्र से चंद व बम शासकों के संबंध का पता चलता है। बास्ते ताम्रपत्र मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित है। और पाभे ताम्रपत्र भी है। कौन सा है? पाभे ताम्रपत्र का संबंध चंद शासक विजयचंद से है। मोनाकोट ताम्रपत्र शासकों के किसकी जानकारी देता है? तो मोनाकोट ताम्रपत्र से चंद शासकों के कर यानी कि टैक्सों से संबंधित है। चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत में चंपावत नदी के तट पर, और बाद में अल्मोड़ा राजधानी बनाई। देवी सिंह और देवी चंद, देवी सिंह या देवी चंद के समय देवीपुर राजधानी बनी। और चंदों के समय राजमहल को क्या कहा जाता था? चौमहल कहा जाता था। चंद राजाओं की वंशावली जो है वो किस में दी गई है? मानोदय काव्य। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई आप लोगों के, जितना मैंने बताया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है? तो अभी बताया था करों से किसका संबंध है? मोनाकोट ताम्रपत्र से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9th का बी हो जाएगा। किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? मानोदय काव्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? यहाँ पर मझेड़ा ताम्रपत्र से चंद और बम शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। और बास्ते ताम्रपत्र मांडलिक राजाओं की सूची से रिलेटेड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 का ए यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत, उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई गई थी? ऑप्शन डी चंदों की। काली कुमाऊं किस जनपद का नाम है? काली कुमाऊं के नाम से हमारा चंपावत। ऑप्शन बी। चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर थी? अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चंपावती कौन सी हो जाएगी? चंपावती। ऑप्शन ए। निम्न में से चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिएगा, जो चंद वंश की स्थापना को लेकर तो इतिहास है ही, वंशों को लेकर तो मतभेद रहता ही है, लेकिन अनुमानतः कत्यूरी शासन के बाद जो है चंद वंश, बीच में आपको बताया मुगलों का बहुराज होता ही है, बीच में जब उथल पुथल एक वंश खत्म होता है तो उस बीच में सब फिर आगे आने लगते हैं, तो वही चीज़ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सोमचंद जो है ना, सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना 1020 से 1025 के लगभग में की थी। वैसे ये पूछे नहीं जाते कि कब करी थी, लेकिन किसने करी थी वो पूछा जाता है। सोमचंद ने करी थी। सोमचंद किसका उपासक था? भगवान शिव का उपासक था। 10वीं शताब्दी में लोहा घाट के आसपास सुई राज्य था जिस पर ब्रह्मदेव शासन कर रहा होता था। बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि सोमचंद 27 आदमियों को लेकर श्री बद्री नारायण की यात्रा पर आया था, जिसे काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक जो ब्रह्मदेव थे उसने 15 बीघा जमीन दहेज में दी थी। और ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी का विवाह सोमचंद से कराया और दहेज स्वरूप चंपावत की कोतावाल छावनियों से भेंट करी थी। सोमचंद चंपावत में राजभूंगा किले का निर्माण कराता है और इस किले से सोमचंद ने चंदवन, तो राजभूंगा किला किसने बनाया ये भी ध्यान रखिए। सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था जो प्रयाग के शासक चंद्रपाल फुर का वंशज था, जिसकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। एटकिंसन, वॉल्टन, बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया, जबकि इलियट के अकॉर्डिंग ये झांसी का था। तो ये भी ध्यान रखना है किसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ का था, है ना। तो यहाँ पे सोमचंद आया है, तो वही मैं बता रही हूँ। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे। ये भी पूछा जाता है, इनको वो स्टेटमेंट में चेंज कर सकता है। कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, जो कि मूलतः नेपाल के थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? चाराल कहते थे, या इन्हीं को ही चार आल कहा जाता था, है ना। सोमचंद ने सबसे पहले दोनकोट या दोनकोट के रावत राजा को परास्त किया था। सोमचंद ने मेहरा फर्त्यालों को मंत्री और सेनापति बनाया, जिसका मुख्य सेनापति था कालू तड़ागी। पूछा जाता है कि कालू तड़ागी किसका मुख्य सेनापति था? सोमचंद का था। मेहरा लोग कटोलगढ़ व फर्त्याल लोग डुंगरी में रहते थे। सोमचंद ने विधिवत रूप से पंचायती राज व्यवस्था भी चलाई। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति की। कुमाऊं पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसको मानते हैं? सोमचंद को माना जाता है। चंद शासक सोमचंद ने समाज को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। सोमचंद जो है ये डोटी के राजा को क्या देता था? टैक्स देता था, कर देता था। डोटी के राजा कौन से थे? मल्लवंशी थे, जिन्हें रैका राजा कहा जाता था। क्या कहते थे? रैका कहा जाता था। मल्लवंश का पहला राजा कौन था? वामदेव था, जिसकी राजधानी चंपा थी। वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर रखा। सोमचंद्र का उत्तराधिकारी और दूसरा चंद शासक था आत्मचंद। कत्यूरी रानी का बेटा था। 20 वर्षों तक इसने शासन किया। तीसरा चंद शासक आता है पूर्णचंद, 1066 से 1084 तक। देन उसके बाद आता है चौथा इंद्रचंद आता है। सो फिलहाल क्वेश्चन करते हैं सोमचंद से रिगार्डिंग। निम्न में से ये हो गया है, राजभूंगा किले का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा कराया गया था? सोमचंद। चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था? 17 का ऑप्शन ए ब्रह्मदेव था। किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया था? बद्रीदत्त पांडे, वॉल्टन, एटकिंसन, इन सभी ने। किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी ये सोमचंद को भेंट दी थी? क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था इनसे, इसीलिए ऑप्शन ए ब्रह्मदेव। कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, किलेदारों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देखो यहाँ से कोई स्टेटमेंट हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही नहीं है?
सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, है ना। सोमचंद ने ब्रह्मदेव की बेटी से विवाह किया और दहेज स्वरूप कोतवाल छावनी भेंट की। या आपसे ऐसा पूछ सकता है कि बोधगया अभिलेख से सोमचंद के बारे में जानकारी मिलती है, या सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करता था। जो मैंने थर्ड वाला बताया था वो गलत था, है ना। बोधगया अभिलेख से किसके, पुरुषोत्तम पंत का जो बोधगया अभिलेख है उससे कमादेश या काली कुमाऊं पर अशोक चल का सामंत था पुरुषोत्तम सिंह, उसके वंशजों का शासन हुआ करता था। तो उन्हीं सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है अशोक चल के बारे में, है ना। तो ये आप ध्यान रखें। तो वहाँ पे तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से बन जाते हैं, इसलिए फैक्ट याद रखिए। फैक्ट याद है तो स्टेटमेंट अपने आप हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मेहरा एवं फर्त्यालों को मंत्री, यहाँ पर हमने कर लिया था ये वाला, है ना। मेहरा एवं फर्त्यालों को मंत्री एवं सेनापति किस चंद शासक ने बनाया था? 21 का बी हो जाएगा सोमचंद। ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति किसने करी थी? सोमचंद ने। सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक कौन था? आत्मचंद था। दूसरा, निम्न में से रेका किसे कहा जाता है? रेका किसको कहते हैं बताया था। तो यहाँ पे जो आपका 24 हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डोटी राजा। डोटी के राजा मल्लवंशी थे जिन्हें रेका कहा जाता था। तीसरा चंद शासक कौन था? आत्मचंद के बाद आता है पूर्णचंद आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना अनुमानित की थी कब? है ना, अनुमानित 1020 से लेकर के 25 के बीच में, ऑप्शन ए। तृतीय चंद शासक पूर्णचंद का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1066 से 1084, ऑप्शन बी। किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो वो कौन सा चंद राजा था जिसने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए? वो था इंद्रचंद, जो कि चंद्रवंश का चौथा शासक था। यहाँ पर आइएगा एक बार फटाफट इसके बारे में बता देती हूँ, मतलब रिवीजन, देन उसके बाद क्या होगा आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। जो चौथा शासक था वो था इंद्रचंद। इसने नेपाल मार्ग से, कहाँ से? नेपाल मार्ग से क्या किया था? चाइना के साथ व्यापारिक संबंध स्टैब्लिश करे थे। एटकिंसन कहते हैं कि इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का काम शुरू किया। रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊं में झूठी खबरें फैलाने की प्रथा थी, जिसे पटरंग वाली कहा जाता था, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि किसके अकॉर्डिंग जो इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का काम शुरू किया था, और जो पक्का करने के लिए कुमाऊं में जो झूठी खबर फैलाने की जो प्रथा थी जिसे कहते हैं पट रंग वाली, पट रंग वाली। इंद्रचंद जो था ना वो माना जाता है कि बहुत ही घमंडी था, जो अपने को इंद्र के समान समझता, उसे घमंड था। और इंद्रचंद का उत्तराधिकारी था संसार चंद, जिसके बाद चंद शासक क्रमशः, उसमें फिर संसार चंद के बाद सुधार चंद, हरिचंद, वीणाचंद बने। और वीणाचंद कुमाऊं का विलासी राजा माना जाता है, जिसे खस राजाओं ने हराया था। वीरचंद जो है इसने खस राजाओं को हराकर फिर जो है फिर से कब्जा किया। अशोक चल के समय चंद शासक वीरचंद था, है ना। अशोक चल के समय चंद शासक कौन था? वीरचंद, जिसकी मृत्यु 1206 में होती है। और वीरचंद का उत्तराधिकारी नरचंद लगभग 1236 में गद्दी पर बैठता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। निम्न में चतुर्थ चंद शासक कौन था? चौथा चंद शासक था इंद्रचंद। कौन था? इंद्रचंद, ऑप्शन बी। निम्न में से किसके अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था? एटकिंसन कहते हैं। इंद्रचंद का उत्तराधिकारी कौन था? इंद्रचंद का जो सक्सेसर था, जो उत्तराधिकारी था, वो कौन था? संसार चंद। कुमाऊं का विलासी राजा किसे कहा जाता है? कुमाऊं का विलासी राजा किसको कहते हैं? वीणाचंद को, यानी कि 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा। किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित करा था? वो कौन सा चंद शासक था जिसको खस राजाओं ने पराजित किया था? सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए, वीणाचंद। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्राचल देव का शिलालेख कब प्राप्त हुआ? बताइएगा। सो यहाँ पर आपका 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1200, क्या हो जाएगा? 1223 में।
कब मिला था? 1223 में। चंपावत के बालेश्वर मंदिर के दान पात्र से क्रांचल देव का 1223 ईस्वी का एक लेख प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है, क्रांचल देव के लेख में कितने मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं? तो ये जो आपका बालेश्वर लेख था, इसमें क्रांचल देव के 10 मांडलिक राजाओं का नाम। देखो जो क्रांचल देव अशोक, मैं बता देती हूँ, यहाँ पर आता है अशोक चल जो कि डोटी का था। मैं यहाँ पर ऊपर बताया भी ना किसने किसको पराजित किया था। देन उसके बाद आता अशोक चल जो डोटी के राजा अशोक चल ने कामादेश या काली कुमाऊं और केदार भूमि पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और अशोक चल के आक्रमण की जानकारी किसने? 1191 में गोपेश्वर त्रिशूल लेख और 1209 ईस्वी के बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से मिलती है। पुरुषोत्तम सिंह का बोधगया शिलालेख में अशोक चल को खसदेश का राजाधिराज बताया गया है। ये भी ध्यान रखना है कि बोधगया अशोक चल को खसदेश का राजाधिराज कहा गया है किस अभिलेख में? तो पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया में। और पुरुषोत्तम पंत के बोधगया अभिलेख से ही पता चलता है कि कमादेश या काली कुमाऊं पर अशोक चल के सामंत पुरुषोत्तम सिंह के वंशजों का शासन था, जिन्होंने लगभग 1180 से 1210 के बीच में राज किया था, जिनकी राजधानी चक्रवाल थी। वहीं गोपेश्वर लेख में अशोक चल को गौण वंश और बैरात कुल और नेपाल के दुलू का निवासी बताया है और बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया है। अशोक चल का राज्य बाड़ाहाट से लेकर बैरात या पश्चिमी नेपाल एवं दक्षिण में शिवालिक पहाड़ी तक फैला हुआ माना जाता है। अशोक चल का राज्य 3 चक्रों में बटा हुआ था। बैरात हो गया, कमादेश हो गया और केदार भूमि हो गया। देन जब अशोक चल की मृत्यु होती है फिर डोटी पर जो है क्रांचल देव आधिपत्य कर लेता है, जो 1212 ईस्वी के आसपास माना जाता है लगभग। क्रांचल ने काली कुमाऊं में स्वतंत्र हो चुके खस राजाओं को फिर से विजित कर कुछ समय के लिए कमादेश पर अपना अधिकार करा। इसकी जानकारी आपको बालेश्वर मंदिर जो है दामपत्र से उसके लेख से जानकारी मिलती है। और उसके अलावा जिसमें 3 चंदवंशी मांडलिकों को उल्लेख किया गया है इसने, है ना, इसी बालेश्वर में। बास्ते ताम्रपत्र पिथौरागढ़ में जो मिला था, इसमें मोहन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख है। इनका अधिपति शक्तिबम था जो मूलतः कहाँ का? नेपाल का था। अब मांडलिक ऐसे सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन चलाते थे। दुलू स्तंभ लेख में क्रांचल देव के बेटे अशोक देव से मिलता है, अशोक देव का नाम मिलता है। क्रांचल देव के समय निर्माण की 2 शैलियां थी, एक कत्यूरी शैली, दूसरी नाग शैली। तो कत्यूरी शैली इसमें मंदिर का शिखर उभरा व ऊंचा होता था, नाग शैली इसमें मंदिर का शिखर नीचे होता था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, थोहर चंद का संबंध किस वंश से है? थोहर चंद, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 ईस्वी के जो लेखक है, जिसके लेखक है डब्ल्यू फ्रेजर। इन्होंने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक किसको माना है? थोहर चंद को माना है। तो किसके अकॉर्डिंग? वैसे तो सोमचंद है, लेकिन रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल के अकॉर्डिंग पूछेगा तो हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर जो डब्ल्यू फ्रेजर है, इन्होंने चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद को माना है ना। चले, थोहर चंद का संबंध किससे है? तो ये चंद से हो जाएगा। 36 का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंदवंश का संस्थापक किसे माना है? तो यहाँ पर थोहर चंद। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था अकॉर्डिंग टू हर्षदेव जोशी? हर्षदेव जोशी के अकॉर्डिंग स्वतंत्र शासक कुमाऊं चंद का था थोहर चंद। ऑप्शन सी हो जाएगा, 38 का ऑप्शन सी। थोहर चंद का उत्तराधिकारी कौन माना जाता है? देखो एक और चीज थोहर चंद के बारे में बता दें। किंगडम ऑफ नेपाल 1881 ईस्वी के जो लेखक हैं फ्रांसिस हैमिल्टन, इन्होंने कहा कि थोहर चंद झूसी से आकर नेपाल राजा के यहाँ नौकरी की थी। और एटकिंसन कहते हैं कि थोहर चंद का राज्यारोहण 1261 में हुआ और इसने 1281 तक शासन किया। वहीं थोहर चंद का उत्तराधिकारी कल्याण चंद प्रथम को माना जाता है। सो यहाँ पर कौन हो जाएगा सक्सेसर इसका? कल्याण चंद प्रथम। ऑप्शन ए 39 का आंसर हो जाएगा।
है ना। उसके कल्याण चंद के बाद त्रिलोक चंद, फिर अभय चंद का नाम आता है। अभय चंद पहला शासक था जिसका प्रमाणिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेख से मिलती है। अभय चंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1360 ईस्वी का चंपावत के मानेश्वर नौली से प्राप्त हुआ। कर्मचंद 1 वर्ष तक शासन करने के बाद मणिकुटी राजा के पास चला जाता है, जिसके पश्चात ज्ञानचंद जो है वो गद्दी पर बैठता है। चलेगा। सो यहाँ पर है प्रथम चंद शासक जिसकी प्रमाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। तो अभी बताया है वो है अभय चंद। कौन सा है? अभय चंद है। चंद्रवंश का 29वां शासक ज्ञानचंद का शासनकाल था। तो भाई कर्मचंद ने, फिर उसके बाद जो है एक अभय चंद के बाद कर्मचंद ने 1 वर्ष तक शासन किया, उसके बाद मणिकोटी राजा के पास चला गया, जिसके बाद ज्ञानचंद। चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद 29वां चंद शासक 1365 से लेकर 1420 ईस्वी तक लगभग इसका शासन का टाइम पीरियड चंद राजाओं में सर्वाधिक टाइम पीरियड माना जाता है। 41 का सी हो जाएगा यहाँ पर सही। अगर मैं गरुड़ चंद की यहाँ पे बात करती हूँ तो 1378 ईस्वी का ताम्रपत्र मिला, जिसमें अभय चंद का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद के द्वारा कराने का विवरण मिलता है। ज्ञानचंद पहला शासक था जो दिल्ली दरबार गया, जिसके समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, यानी कि समकालीन कौन था दिल्ली दरबार में? फिरोज शाह तुगलक था। तुगलक डायनेस्टी चल रही थी। तो ज्ञानचंद के समय तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली दरबार गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को किसकी उपाधि दी थी? गरुड़ की उपाधि दी थी, और तराई का क्षेत्र जो है ज्ञानचंद को सौंपा था। सो ये पूछा जा सकता है कि गरुड़ की उपाधि जो है किसने किसको दी? तो फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को दिया था। और दूसरा यहाँ पर एटकिंसन कहते हैं कि एटकिंसन के अकॉर्डिंग उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल तो 1325 से 51 ईस्वी था, है ना। तो एटकिंसन के अकॉर्डिंग कौन था वो पूछेगा, तब भी ध्यान रखेगा। ज्ञानचंद के समय तराई भाबर क्षेत्र में कठेरियों का शासन हुआ करता था। ज्ञानचंद का जो राज्य चिन्ह था वो गरुड़ और वह विष्णु का उपासक था। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया, और सेरा का विजेता भी ज्ञानचंद को कहते हैं। मझेड़ा ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग ज्ञानचंद के समय एकमात्र सामंत था विजयबम। और वहीं गोबासा ताम्रपत्र में इंद्रचंद ने 1418 में देवराज तिवाड़ी को 1 ग्राम की वृत्ति दान में दी। दरबारी व्यक्ति जस्साह कमलेखी ख्वास के कहने पर नीलू कठैत की 2 बेटों की आंखें निकलवा दी थी इसने। नीलू कठायत ज्ञानचंद का वीरवान सेनापति था, जो कपरौली गांव का रहने वाला था, जिसे राजा ने कुमैया खिल्लत दी थी, जो एक प्रकार की पोशाक होती। तो नीलू कठायत किसका? वीरवान सेनापति था, ज्ञानचंद का। इसी के 2 बेटों की आंखें निकलवा दी थी दरबारी व्यक्ति जस्साह कमलेखी ख्वास के कहने पर। और दूसरा कुमैया खिलयत जो है वो किससे दी गई थी? नीलू कठायत को दी थी, है ना, जिसे राजा कौन था? ज्ञानचंद, जो एक प्रकार का क्या होता था? पोशाक। गरुड़ ज्ञानचंद का उत्तराधिकारी हरिचंद और कौन थे यहाँ पर? द्वानचंद हुआ करते थे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हम क्वेश्चन करते हैं। पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था, 42 का आंसर ऑप्शन बी गरुड़ ज्ञानचंद। दिल्ली सल्तनत के समय किस शासक ने ज्ञानचंद को जो है गरुड़ की उपाधि दी थी? सो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर आ जाएगा 43 का ए फिरोज शाह तुगलक। गरुड़ किस चंद शासक का राज चिन्ह था? ऑप्शन सी हो जाएगा ज्ञानचंद। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? गोबासा गरुड़ ज्ञानचंद से माना जाता है। कुमाऊं के इतिहास में पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन था? सो पवाड़ों के लिए जो प्रसिद्ध रहा है वो कौन रहा है अगर आपसे पूछेगा? ऑप्शन बी भारती चंद। कौन रहा है? भारती चंद रहा। भारती चंद पे भी आएंगे, चलो भारती चंद के बारे में बता देते ना। 35वां चंद शासक भारती चंद 1437 ईस्वी में गद्दी पर बैठा लगभग, जिसका कार्यकाल 1437 से 1477 तक। भारती चंद के पवाड़े कुमाऊं में इतिहास में प्रसिद्ध है ना। पवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भागा धोनियाई के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है।
वीरचंद चंद वंश का सबसे पराक्रमी और साहसी राजा माना जाता है। भारती चंद ने डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए डोटी राज्य पर अटैक किया। भारती चंद की सेना या कटक में सभी जाति और धर्म के लोग हुआ करते थे। डोटी आक्रमण के दौरान चंद सेना का पहला पड़ाव सौर के कटकू नौला में था और दूसरा पड़ाव काली नदी के किनारे बाली चौड़ में था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, स्टेटमेंट बना देगा क्वेश्चन। और ऐसा माना जाता है कि भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटी पर घेरा डाला रहा। भारती चंद को डोटी पर विजय 1451-52 में मिलती है। हुड़ैती ताम्रपत्र कहते हैं, या उसमें कहा गया, उसमें लिखा गया कि भारती चंद ने 1451 में एक गांव दान में देने का वर्णन भी। डोटी अभियान के तहत नायक जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। नायक जाति के लोग चंद सैनिकों की अवैध संतान मानी जाती है। भारती चंद ने अपने बेटे रत्नचंद की सहायता से सौर, सिरा, थल इन पर अधिकार किया। सौर या पिथौरागढ़ में मल्लवंश का शासक बमशाह था और सोर के मल्ला राजा विजय बम की जानकारी मझेड़ा ताम्रपत्र से मिलती है, जिसका शासन भारती चंद ने समाप्त किया। सोर से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1337 ईस्वी का प्राप्त हुआ है। खेती खान ताम्रपत्र में भारती चंद के दूसरे बेटे सुजान कुंवर का भी उल्लेख मिलता है। तो ये तो हो गए इसके। चलो भाई नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे चलते हैं कि पवाड़े तो इसके हो गए भारती चंद की। डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए किसने डोटी राज्य पर अटैक किया था? भारती चंद ने। डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का प्रथम पड़ाव कहाँ पर था? ऑप्शन ए कटकू नौला में था। कहाँ पर था? कटकू नौला में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, अगर आपके पार्ट 1 जिसमें आपने देखे 48 क्वेश्चन थे, अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर ये आप इस तरीके से वहाँ पे लिख के छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 4 तक आएंगे इसमें जिस भी क्वेश्चन, क्योंकि फिर 1 से लेकर शुरू हो रहे हैं ना, इस वजह से पार्ट 1 का ये क्वेश्चन, पार्ट 1 का ये क्वेश्चन, पार्ट 2 का ये, पार्ट 3 का पार्ट 2, तो इस तरीके से आप मुझे बता सकते हैं। अब हम चलते हैं कि भारती चंद का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है। अभी जस्ट बताया था। सो यहाँ पर आ जाता है आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 1437 से 1477। निम्न में किस जाति को चंद सैनिकों के अवैध संतान कहा गया है? नायक। चंद शासक रुद्रचंद के समय शिरा का शासक कौन था? रुद्रचंद के समय शिरा का शासक कौन था आपसे पूछा गया है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ सिरा का शासक, थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा सी, हरिमल्ल। कौन था? हरिमल्ल था। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, चंद, रुद्रचंद के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने को पूछी जा सकती हैं। फिलहाल चंद शासक रुद्रचंद के समय शिरा का शासक कौन था? हरिमल्ल था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सिरा बार बार सिरा आ रहा है ना, तो सिरा देखो, शिरा का अर्थ है भोजन या खीर होता है, जो वर्तमान डीडीहाट में स्थित था और डोटी के मल्ल शासकों के अधीन था। ये अर्थ तो मैंने बताया, लेकिन ये वर्तमान डीडीहाट है और मल्ल शासकों के अधीन हुआ। सिरा के मल्ल स्वयं को राई या रैका राजा कहते थे और ये मल्ल वंश का संस्थापक जगत मल्ल को माना जाता है। और भारतीय चंद के समय डोटी या नेपाल के शासक जयमल या यक्षमल था, जिन्होंने सिरा को अपने राज्य में मिलाकर इसे पर्वत डोटी कहा। भारतीय चंद के समय में सिरा कल्याण मल्ल का शासन भी रहा। सिरा में भारतीय चंद ने डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत बनाया था। डुंगरा बसेड़ा के बाद मदन सिंह और राय सिंह सामंत अपॉइंट होते हैं। बसेड़ों ने 1452 ईस्वी से लेकर 1539 तक यहाँ पे क्या किया था? शासन किया। 1539 में डोटी राजा राईमल्ल सिरा का शासक बना, जो सिरा का 11वां शासक था। उसके बाद शोभामल हिरा का शासक बना। शोभामल ने अपनी बेटी का विवाह बालो कल्याण चंद से किया और कल्याण चंद के बेटे रुद्रचंद के समय हरिमल सिरा का शासक था, जिसे रुद्रचंद ने 1590 में हराया और रुद्रचंद ने थल विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर शिव मंदिर भी बनाया। रुद्रचंद ने सिरा में भूमि का विधिपूर्वक बंदोबस्त कराया था। सिरा में मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1353 ईस्वी का प्राप्त भी होता है। तो ये तो हो गए आपके सिरा राज्य के बारे में जो पॉइंट्स आपके पूछे जा सकते हैं, वो ध्यान रखना। अब हाँ, एक था उद्यान चंद, मैंने बताया था ना
उद्यान चंद आता है, तो गरुड़ ज्ञान चंद ने नीलू कठायत को धोखे से मारा, जिस अत्याचारपूर्ण कार्य से उद्यान पूर्ण को आत्मग्लानि हुई, जिस कारण उसने कई स्थानों में मंदिर और नौले भी बनाए थे। बद्रीदत्त पांडे के अकॉर्डिंग उद्यान चंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण करा और 1 साल की मालगुजारी जो तमाम प्रजा थी उसको माफ कर दी थी। 1423 के बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र का संबंध विक्रमचंद से था, जिसने उद्यान चंद द्वारा शुरू बालेश्वर मंदिर का कार्य पूर्ण कराया, जिसमें ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी ने योगदान दिया था। और वहीं बालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यान चंद ने गुजराती ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी को भूमि दान देने की बात भी कही है, जिसमें साक्षीगण के रूप में पंतन वीसी का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है वर्तमान के संबंध में कचहरी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। देन अब आते हैं हम किसके बारे में, रुद्रचंद के बारे में पढ़े, आगे चलते हैं। फिलहाल हरिमल करते हैं, आगे आएगा फिर। सिरों में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त किसने कराया था? अभी मैंने सिरों के बारे में बताया, तो वहाँ पर बताया था रुद्रचंद ने कराया था। किसने कराया था? विधि पूर्वक बंदोबस्त रुद्रचंद ने कराया। तो यहाँ पर भारती चंद के समय डोटी का शासक कौन था? भारती चंद के समय डोटी का शासक कौन था? सो यहाँ पर 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी, जयमल्ल था। कौन था? जयमल्ल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल शासक अजयपाल को किसने पराजित किया था? गढ़वाल शासक अजयपाल को किसने पराजित किया? सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी, कीर्तिचंद। क्या हो जाएगा? कीर्तिचंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद शासक भीष्म चंद का शासनकाल माना जाता है। उससे पहले आता है यहाँ पर कौन आता है? रत्नचंद भी आता है। लोहाघाट और हुड़ैती ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिलता है। भारती चंद के बाद उसका बेटा रत्नचंद 1477 में गद्दी पर बैठता है, जिसके समय डोटी में नागमल ने विद्रोह किया, जिसका शासन 11 वर्ष तक रहा। रत्नचंद ने नागमल को परास्त कर डोटी पर शाही वंश का अधिकार करा। रत्नचंद ने थल के राजा सूर सिंह मेहरा को भी हराया। रत्नचंद पहला चंद शासक जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया और जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति भी करी। उसके बाद आता है रत्नचंद का बेटा कीर्तिचंद 1488 से 1488 से 1506 तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है, जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। कीर्तिचंद ने गढ़वाल शासक अजयपाल को हराया और कीर्तिचंद ने राज्य विस्तार में 12 मंडल विशौद, खगमरा कोट, शोनरा कोटली, शोनरा हो गया, कोटली हो गया, केडारो हो गया, केडारो बोरारो, इन क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया था। राजा कीर्तिचंद के समय नागनाथ सिद्ध नाम के एक योगीश्वर चंपावत आते हैं। कीर्तिचंद के बाद प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद और भीष्मचंद आता है। तो भीष्मचंद के बारे में पूछा जाता है, जो 1512 से 1530 ऑप्शन बी गद्दी पर बैठता है, जिसका 1514 ईस्वी का एक ताम्रपत्र भी मिला है। भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण और आलमनगर की नींव रखी। पूछा जाता है कि खगमरे किले का निर्माण किसने कराया? भीष्मचंद ने कराया। आलमनगर की नींव किसने रखी? भीष्मचंद ने रखी। भीष्मचंद ने ताराचंद के बेटे कल्याणचंद को गोद लिया था। और भारत में बाबर आक्रमण के समय भीष्मचंद कुमाऊं का शासन था। गजुआ नामक खशिया मुखिया ने भीष्मचंद का वध किया। तो अब देखो, बाबर के समय जो है कुमाऊं में किसका शासन था? चंदों का, और चंदों में राजा कौन था? भीष्मचंद था, है ना। और ताराचंद के बेटे कल्याणचंद को किसने? भीष्मचंद ने गोद लिया था। तो यहाँ पर आता है कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरे किले का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर 8 था, आपका आंसर हो जाएगा बी, भीष्मचंद। लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था? आपसे पूछा है लाल मंडी किले का निर्माण। सो 9th का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, कल्याणचंद। देखो, बालो कल्याण कालीन ताम्रपत्र कल्पानी गाड़े पिथौरागढ़ से मिले। कल्याणचंद 1545 से 1565 तक गद्दी पर बैठा। बालो कल्याणचंद भीष्मचंद का गोद लिया बेटा था, जिसके विस्तृत विजय के कारण सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि भी ली थी। कल्याणचंद के समय राजधानी अल्मोड़ा कंप्लीटली तैयार हो जाती है और अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजापुर कहा गया। कल्याणचंद ने मनकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया था। गंगोली और दानपुर पर भी इसी ने कब्जा किया, है ना।
कल्याणचंद अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण करवाया था और अल्मोड़ा में नेला पोखर किले का भी इसी ने ही निर्माण कराया। बालो कल्याणचंद का विवाह डोटी के मल्लवंश की राजकुमारी के साथ होता है। विवाह के बाद रैका राजा हरिमल ने अपनी बहन को दान स्वरूप सोर का प्रांत दिया, लेकिन कल्याणचंद सीर प्रांत भी चाहता था। अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए फिर रुद्रचंद जो है सीरगढ़ के किले पर 7 बार अटैक भी करता है। उसके बाद जाके रुद्रचंद का सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, उसकी सहायता से 1581 में सीरगढ़ का महल ये जीतता है। इस्लाम शाह सूर के शत्रु ख्वास खां को चंद राज्य में शरण का सही समय वैसे तो नहीं होता है, लेकिन कुछ समय मणिचंद या कल्याणचंद में से एक माना जाता है। बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि ख्वास खां ने मणिकचंद के समय कुमाऊं में शरण ली थी। बद्रीदत्त पांडे के अकॉर्डिंग मणिकचंद ने इस्लाम शाह सूरी के शाही हुक्म के जवाब में लिखा कि मैं उस आदमी को किस प्रकार कैद कर सकता हूँ जिसने मेरी शरण मांगी। जब तक मुझ में दम है मैं ऐसे नीच कर्म का अपराधी नहीं हो सकता। ये बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि मणिकचंद के समय इस्लाम शाह सूर के शत्रु ख्वास शाह ने लगे, लेकिन कुछ कल्याणचंद के समय भी मानते हैं। जो बालो कल्याणचंद था, इसने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वायत्तता लागू करी थी। महाराष्ट्र के लेखक अनंत देव ने अपने ग्रंथ स्मृति कौतुंब में कल्याणचंद को प्रजा हितैषी भी बताया है ना। सो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं हम कि मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंद शासक कौन था। आंसर दीजिए, अभी बताया था मैंने। कौन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन, अकबर के, देखो बाबर ने जब अटैक किया भीष्मचंद था, अकबर के समय कौन आ जाएगा, रुद्रचंद आएगा। अब यहाँ तक पहुँचने से पहले ना एक नाम आप सुन रहे हैं, पुरुषोत्तम पंत, जो कि रुद्रचंद का सेनापति था, जिसका उपनाम था पुरखू पंत। क्या था, पुरखू पंत था, जो मूल रूप से पिथौरागढ़ के जो आपका गंगोली हाट है वहाँ का निवासी माना जाता है। पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रुश कहा जाता है। पुरुषोत्तम पंत मराठी ब्राह्मण जयदेव के बेटे थे। कल्याणचंद की पत्नी ने वचन लिया था कि जब तक सीरागढ़ का किला चंदों के अधीन नहीं होगा तब तक मैं सती नहीं होंगी। अपने वचन के अनुरूप सीरागढ़ का किला जीतने के बाद कल्याणचंद की पत्नी सती हुई थी। सीरागढ़ से हरिमल को भगाने में मुख्य योगदान पुरखू पंत यानी कि पुरुषोत्तम पंत का ही था। ग्वालदम का युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध 1581 में पुरुषोत्तम पंत पड़ियार राजपूतों के हाथों मारा जाता है। और ग्वालदम के युद्ध के समय गढ़वाल शासक कौन था, बलभद्र शाह हुआ करता था। सो अब यहाँ पर आपका पूछा गया है कि जो आपका ये रुद्रचंद ने अकबर की स्वाधीनता कब स्वीकार करी थी, क्योंकि ये रुद्रचंद इसका समकालीन था और इसकी अधीनता कब स्वीकार करी थी अकबर की, 1587 में। देखो मैं बता देती हूँ, बालो कल्याणचंद के बाद जो 45वां राजा बनता है वो रुद्रचंद था। इसका कार्यकाल 1565 से 1597, 1565 से 1587 तक रुद्रचंद एक स्वतंत्र राजा था। रुद्रचंद अकबर का समकालीन रहा। 1587 में अकबर की इसने क्या करी थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणों की खालें, ये मूल्यवान वस्तुएं भेंट करी थी। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दिया और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ हुआ। अकबरनामा के अकॉर्डिंग रुद्रचंद की 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट होती है। रुद्रचंद के बीरबल से अच्छे संबंध थे। अबुल फजल की आइन अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया। रुद्रचंद ने पुरखू अर्थात पुरुषोत्तम पंत की सहायता से अशकोट, दारमा, जौहार क्षेत्रों को जीता। रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया। उसके समय पर हुसैन खान ने वहां पर कब्जा किया। रुद्रचंद ने तराई में रुद्रपुर नगर की और अल्मोड़ा में मल्ला महल स्थापित किया एवं महल के अंदर रामशिला मंदिर बनवाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रुद्रनगर रुद्रचंद ने बनाया तराई में, मल्ला महल अल्मोड़ा में इसने इस्टेब्लिश करा और उस महल के अंदर रामशिला मंदिर इसने बनाया।
रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मण, रसाइया जिनको कहते हैं, इनकी भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई। जैसे गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण या रसाइयो ब्राह्मण थे, वैसे ही इन्होंने चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी। चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पंचबिड़िये या तिथानी और उनके नीचे हलिये या पितलिये ब्राह्मण के वर्ग बनाए। औली ब्राह्मणों के वर्ग का कार्य ओले पड़ने पर सतर्क करना था। औली ब्राह्मणों के लिए गांव में अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित किए गए। घरों का कार्य करने के लिए छोड़े यानी कि पुरुष दास, छोड़ियाँ महिला दास की नियुक्ति हुई। सीरा के विजय के बाद, सीरा को जीतने के बाद अस्कोट, दारमा, जोहार रुद्रचंद के अधीन हो जाते हैं। सीरा डेडीहाट से जो है रुद्रचंद है ना, सीरा डेडीहाट से रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज भी मिलते हैं। रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवणिक धर्म निर्णय नामक एक पुस्तक भी लिखवाई, जिसमें ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन किया। रुद्रचंद ने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कहाँ, कश्मीर और काशी भी भेजा था। रुद्रचंद के समय 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई। त्रैवणिक धर्म निर्णय, सैनिक शास्त्र, यायाति चरित्रम और उषा राग गोदे। सैनिक शास्त्र पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक। रुद्रचंद विश्व इतिहास का पहला शासक जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का प्रसार भी किया। कुर्मांचल में रुद्रचंद को क्या कहा गया है, किस नाम से जाना जाता है? हर्षशिलादित्य के नाम से। रुद्रचंद के द्वारा बुखड़िया कर लगाया गया था, बुखड़िया। रुद्रचंद और मुगल सेनापति के मध्य इक्का युद्ध हुआ, जिसे रुद्रचंद ने जीता। रुद्रचंद के डेडीहाट यानी कि सीरा से भूमि संबंधी दस्तावेज मिलते हैं। और हरिमल को परास्त करने के उपलक्ष्य में जो रुद्रचंद है इसने थल में शिव मंदिर भी बनाया था, है ना। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आइएगा, जितना जो पॉइंट ज़रूरी है वो बताए हैं। 1587 यहाँ पर आ जाएगा रुद्रचंद। किस चंद शासक ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 13 एंड द आंसर ऑप्शन ए रुद्रचंद। किस राजा को रुद्रचंद ने तिब्बती याक कस्तूरी हिरण की खालें भेंट दी थी? समकालीन कौन था? अकबर था। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट कब हुई थी? 1588। किस चंद शासक ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 बिश्वा कहा है? पौड़ी 15 बिश्वा कहा। रुद्रचंद ने। किसने कहा था? रुद्रचंद। 16 का बी। नेक्स्ट आता है सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवणिक धर्म निर्णय पुस्तक के लेखक कौन है? रुद्रचंद। राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर और काशी किसने भेजा था? काशी में रुद्रचंद द्वारा। किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? आईन अकबरी। चंद शासक रुद्रचंद का शासनकाल कब से कब तक रहा? रुद्रचंद का शासनकाल 1565 से शुरू होता है 1597 और ये आपका 1587 तक तो क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। 1587 तक स्वतंत्र रहता है, लेकिन उसके बाद फिर अधीन हो जाता है। औली ब्राह्मणी की नियुक्ति किसने करी थी? 21A रुद्रचंद। रुद्रचंद के द्वारा निर्मित मल्ला महल किस जनपद में स्थित है? पूछा गया है आपसे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 21 ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में था मल्ला महल। कहाँ पे है? 22 का ऑप्शन बी अल्मोड़ा में है। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? 23 रुद्रचंद। कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसको कहा जाता है? पुरुषोत्तम पंत। बताया था ना, ग्वालदम या बधानगढ़ युद्ध में किस सेनापति की मृत्यु हो जाती है? 25 का ऑप्शन सी पुरुषोत्तम पुरखोबन। ग्वालदम युद्ध के समय गढ़वाल शासक कौन था? बलभद्र शाह। कौन था? बलभद्र शाह। 26 का हो जाएगा। किस काव्य में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? 27 का ऑप्शन बी मानोदय काव्य। 46वां अगला राजा बनता है रुद्रचंद के बाद लक्ष्मीचंद, है ना। 1597 में उसका छोटा बेटा लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा।
मानोदय काव्य में इसका जो है उल्लेख मिलता है। मोनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली उपनाम से भी जानते हैं। लखुली बिराली उपनाम क्यों बोला जाता है? क्योंकि मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहता था, इस वजह से। जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद को सबसे धनी शासक कहा गया। लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पर असफल आक्रमण किया और 8वां आक्रमण के समय गढ़वाली सेनापति खतड़ सिंह मारा जाता है। लक्ष्मीचंद ने न्योवाली विष्टावली नामक कचहरियाँ बनाई, जिसमें न्योवाली कचहरी समस्त जनता के लिए, विष्टावली कचहरी फौजदारी मामलों में न्याय के लिए बनी। लक्ष्मीचंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए, जिसमें प्रमुख नरसिंह बाड़ी का, कबीना और लक्ष्मीश्वर ये बागीचे हैं। लक्ष्मीचंद ने किसी टमटा को एक अधाली या 8 नाली भूमि दान में दी। रौत बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन कही गई इसके टाइम पे। लक्ष्मीचंद के समय करों के भय से लोग शाक सब्जियां छतों पर उगाया करते थे। जूलिया और सिरती नामक जो टैक्स जो कर हैं वो लक्ष्मीचंद के द्वारा लगाए। लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में कराया। लक्ष्मीचंद के समय राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां बनाई। सरदार है ना, सरदार जो परगने का शासक, फौजदार सेना का अधिकारी, नेगी राज्य के छोटे कर्मचारी थे जो सरदार और फौजदार के अधीन कार्य थे। इन्हें अनाज के रूप में दस्तूर यानी कि नेग मिलता था। लक्ष्मीचंद के समय राजा के राजसी कपड़े, जूते, निजी हथियार रखने वाले स्थान को सेजवाल कहा जाता था, जिसकी रखवाली के लिए अलग से अधिकारी को नियुक्त होता है। ठटवाल नामक कर्मचारी का काम गाय भैंस के ताज़ा दूध, दही, मक्खन दरबार में पहुंचाना था। अच्छा, एक नाम आता है शक्ति गोसाई का। शक्ति लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था शक्ति गोसाई, जिसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। शक्ति गोसाई को क्या कहते हैं? अंधा होने के कारण जन्म से ही कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है और शक्ति गोसाई लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था। लक्ष्मीचंद के समय नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था इनकी नीतियों से निर्धारित होती थी। दारमा घाटी के सोका जनजाति के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए। उनके बंदोबस्त के बदले उनके तिब्बती वस्तु राज दरबार में पहुंचाने का करार हुआ। उन्होंने राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की भी स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उसके बाद जो सक्सेसर बनता है लक्ष्मीचंद का, वो दलीप चंद राजा बना, जिसने 1621 से 1624 तक शासन किया और 6 रोग के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद विजयचंद राजगद्दी पर बैठता है। लक्ष्मीचंद के बाद दलीप चंद की 6 रोग से मृत्यु, फिर विजयचंद गद्दी पर बैठता है। सो यहाँ पर है कि ग्वालदम युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? बलभद्र। किस काव्य में? हो जाएगा मानोदय काव्य में। किस चंद शासक के समय लोग करों यानी कि टैक्स के भय से साग सब्जियां छतों पर उगाते थे? किसके भय से उगाते थे? लक्ष्मीचंद। निम्न में से लक्ष्मीचंद के द्वारा लगाए गए कर कौन कौन से थे? सिरती और जूलिया दोनों ही थे। किस ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? मोनाकोट। लखुली बिराली उपनाम किसको दिया गया? लक्ष्मीचंद को। नेक्स्ट आता है लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर कितनी बार असफल अटैक किए थे? 7 बार, 8वीं बार सफल हुआ। गैड़ा सिंह किस शासक का सेनापति था? लक्ष्मीचंद के द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? कब किया गया? 1602। लक्ष्मीचंद के समय कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? 3। राज्य के छोटे कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? नेगी। नेक्स्ट आता है परगने का शासक किसको कहा जाता था? सरदार। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा गया? लक्ष्मीचंद के बड़े भाई जनमान से अंधा, शक्ति गोसाई। किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हो जाती है? दलीप चंद। चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था? बाज बहादुर चंद। देखिएगा, दलीप चंद की मृत्यु के बाद विजयचंद गद्दी पर बैठता है। एटकिंसन कहते हैं कि विजयचंद का विवाह आधुनिक बुलंदशहर अनूप शहर के बड़गुजर की बेटी से हुआ। विजयचंद के समय राज सत्ता सुखराम कार्की और पीरू गोसाई के हाथों में थी। सामाजिक संबंधों के कारण सुखराम कार्की ने विजयचंद को मरवा दिया था।
विजयचंद की हत्या के बाद मेहरा फरत्याल संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें मेहराओं की जीत होती है और मेहरा धड़े ने ही त्रिमलचंद को शासक बना। त्रिमलचंद ने सुखराम कार्की को मरवाया और पीरू गोसाई को देश निकाला कर दिया। पीरा सम्मल विद्रोह त्रिमलचंद के शासनकाल में होता है। त्रिमलचंद ने 1630 में जागेश्वर में मूर्ति स्थापित की। त्रिमलचंद ने काकू वामोर युद्ध 1634 में महीपति शाह को हराया और उसे मुक्ति प्रदान की। 1625 में विजयचंद की मृत्यु हो जाती है। फिर त्रिमलचंद का राज्यारोहण हुआ, जिसका कार्यकाल 1625 से 1638 रहा। गढ़युड़ा ताम्रपत्र में त्रिमलचंद को युवराज कहा, जिसने 1616 से 1621 तक युवराज के रूप में काम किया और त्रिमलचंद का सेनापति गढ़युड़ा था। विजयचंद की हत्या के पीछे रसोइयों का हाथ था, इसलिए त्रिमलचंद ने कपरौली के कठैतों को रसोइया नियुक्त किया और साथ साथ रसोई के नियम भी बनाए थे। फिर उसके बाद 50वां राजा बनता है बाज बहादुर, जो त्रिमलचंद का उत्तराधिकारी। 1638 से 1677 बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक, जिसके पिता नीलू गोसाई थे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। शाहजहां ने इसे बहादुर और जमींदार की उपाधि दी। 84 माल पर कठेरी राजपूतों ने अधिकार कर लिया था। 84 माल या नौलखिया माल या तराई एक 84 कोस लंबे भूभाग से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष क्या मिलता था? चंद राजाओं को 9 लाख आय होती थी। शाहजहां ने बहादुर चंद को 84 माल का फरमान दे दिया था और एटकिंसन कहते हैं कि बाज बहादुर मुगल दरबार को खुश रखने के लिए प्रत्येक परिवार से 1 रुपये टैक्स भी लेता था। बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर को गठित किया। बाज बहादुर चंद के पंवार राज्य पर विजय के प्रतीक रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में स्टैब्लिश करी। मुगल बादशाह ने गढ़वाल आक्रमण के समय 1655 में खल्ली खुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसकी मदद बहादुर चंद ने करी। बहादुर चंद ने कत्यूरी राजकुंवरों के गढ़ मनीलागढ़ पर आक्रमण किया, जिसके बाद कत्यूरी कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूटपाट मचाई, जिनको भगाने के लिए तीलू रौतेली को हथियार उठाने पड़े थे, है ना। बाजपुर नगर की स्थापना किसने करी थी पूछा गया है। ऑप्शन ए बाज बहादुर चंद। किस मुगल बादशाह के दरबार में बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर पहुंचा था? शाहजहां के दरबार में। मुगल शासक शाहजहां द्वारा किस चंद शासक को बाज बहादुर की उपाधि दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने किससे सिरती नामक कर लिया था? तो सिरती नामक जो कर है वो भोटिया और हुणियों से लिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गुठ भूमि किसने दान दी थी? देखो, बाज बहादुर चंद ने तिब्बत पर अभियान करके हुणियों का दमन किया और मानसरोवर यात्रा और भूटिया व्यापार के बाधाओं से मुक्त भी किया था। तो बाज बहादुर ने कैलाश मानसरोवर के जो तीर्थयात्री थे उनके लिए 1773 में भूमि दान दी, जिसे गुठ भूमि कहा जाता है। सो ये बाज बहादुर चंद होगा। बाज बहादुर चंद ने भूटिया और सोकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी थी। अच्छा, गूढ़ भूमि क्या होती है? तो गूढ़ भूमि वो भूमि होती थी जिसे मंदिरों की देखभाल, उनमें खर्च होने वाले अनाज, इनकी व्यवस्था पुजारियों के द्वारा की जाती थी, है ना। बाज बहादुर चंद ने 1669 में शोर की यात्रा की। उस समय शोर को खड़ायत का परगना कहा गया। शोर में उर्ग गांव को भारती चंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लटोला राठ कहा गया। बहादुर चंद ने रत्न जोशी को उर्ग गांव के बदले तल्ला रयासी में एक जूला जमीन दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक हथिया देवाल किस जनपद में है? अच्छा, एक चीज़ और, कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला एकमात्र चंद शासक बहादुर चंद ही था। पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल, है ना, पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन ए। राज्य बाज बहादुर चंद ने ही बनवाया, जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। ये भी ध्यान रखना। तो किसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है? एक हथिया देवाल, जो पिथौरागढ़ में है।
बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर बनाया। हरिया डुंगरी में शिव मंदिर का निर्माण। एक चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया इनका, बाज बहादुर का। बाज बहादुर चंद की उम्र के अंतिम वर्षों में कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। बहादुर चंद के समय डोटी का राजा देवपाल। बाज बहादुर चंद ने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया और कर्मचारियों का नामकरण काम स्वरूप किया, जैसे पानी भरने वाले को पनेरू, मंदिर की रक्षा करने वाले को मठपाल, राज परिवार को जगाने वाला हरबोला। बाज बहादुर चंद ने जजिया कर के समान व्यक्ति कर या पोल टैक्स भी लगाया। पोल जो बाज बहादुर चंद है, इसको तराई भाबर का फरमान मिलने के बाद उसने वहाँ शासन की सुविधा के लिए तराई को क्षेत्र को पट्टियों और ग्रामों में बांटा था। बाज बहादुर चंद ने मांगा कर भी लगाया था। तो ये मांगा कर, जितने भी कर आ रहे हैं चंद्रवंश को किस वंश के हैं पूछे जाते हैं। चंद शासक जिसने अपना दरबार मुगल दरबार के अनुरूप, तो यहाँ पर देखिएगा एक हथिया नौला, तो यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर सेकंड पार्ट में भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस पार्ट का ये क्वेश्चन है, क्योंकि फिर से 1 से शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट शुरू हो रहा है कि एक हथिया देवाल किसने बनाया था। बाज बहादुर चंद हो जाएगा। चंद शासक जिसने अपना दरबार मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था वो कौन था, बाज बहादुर चंद हो जाएगा। किस चंद शासक का सेनापति कालू तड़ागी था, स्टार्टिंग में बताया था, सोमचंद। किस चंद शासक ने कुमाऊं में पंचायती राज की नींव डाली थी, ये भी आपको बता दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा, सोमचंद। गरुड़ ज्ञानचंद ने किसे कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी, शिव क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन यहाँ पर सी, नीलू कठायत को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोर का विजेता किसे कहा जाता है। सोर का विजेता किसको कहा जाता है। सोर का विजेता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ज्ञानचंद। किसको कहते हैं, ज्ञानचंद। किस चंद शासक एवं कुमाऊं वीरांगना भागा धौन्यात के बीच में द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए भारती चंद। किस चंद शासक ने जिंदा केतल नामक बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति करी थी, रत्नचंद। कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला चंद शासक कौन था, बाज बहादुर चंद। किस चंद शासक ने उनके काम के स्वरूप अधिकारियों का नामकरण किया, जैसे पानी लाने वाला पनेरू, बाज बहादुर चंद। किस चंद शासक का एकमात्र चित्र मिलता है जिसे न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है, बाज बहादुर। इतिहासकार रुद्र दत्त पंत ने तपस्वी राजा की संज्ञा किसे प्रदान करी है, उद्योत चंद को। किसको करी थी, उद्योत चंद को इन्होंने करी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, 12 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्योत चंद के बारे में जानना चाहोगे, चलो बता देते हैं। उद्योत चंद है ना, उद्योत चंद बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद जो है 1678 में उद्योत चंद गद्दी पर बैठता है। इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी शासक को बताया है क्या, यहाँ पर योगी, राजा योगी बनाया, मतलब राजा की संज्ञा दी थी, तपस्वी राजा की संज्ञा दी थी। 1678 ईस्वी से 1698 तक माना जाता है। इसको धाई माता की बीमारी थी। इसका राजवैद्य वरदेव जोशी था। उद्योत चंद का पहला सेनापति हिरू देवबा था। उद्योत चंद का दूसरा सेनापति था शिरोमणि जोशी, जिसे सौर का नेकी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे ने उद्योत चंद को सबसे प्रतापी शासक माना है। उद्योत चंद के समय मेदिनी शाह ने दूनागिरी और द्वारा हाट पर अटैक किया था। उद्योत चंद ने 1678 में बधानगढ़ का किला बनाया, ठीक है, जीता था। बधानगढ़ के युद्ध में चंद सेनापति मैसूसा मारा जाता है। इसने राज्य में स्थायी सैनिक छावनी बनाई थी उद्योत चंद ने। और उद्योत चंद के समय मराठा राजकवि मतीराम चंद दरबार में आया, जिसने फुल मंजरी नामक ग्रंथ लिखा। राजकवि मतीराम मराठा शासक साहू के दरबार में राजकवि हुआ करता था।
उद्योत चंद के समय रुद्रपुर क्षेत्र को तराई भाबर कहा जाता था और उद्योत चंद ने कोटा भाबर में आम के बगीचे लगाए। इसने तल्ला महल और रंग महल का निर्माण कराया है। उद्योत चंद ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा में उसको बनवाया था। इसी के समय उद्योत चंद के समय माल का सिकदार जगन्नाथ बरे और सिरा का सिकदार गंगाराम था। सिरा को वल्ली डोटी कहते थे। उद्योत चंद ने दसें का छाजा या दशहरा भवन का निर्माण अपने महल में किया था। उद्योत चंद ने बरारो में सोमेश्वर महादेव का मंदिर बनाया था और उद्योत चंद के समय लाल मंडी किले में रिद्धिगिरी गुसाई बाबा रहते थे, जिनका राजा से अच्छा संबंध था। तो ये पूछा जा सकता है। अच्छा, उद्योत चंद का डोटी अभियान पूछा जाता है ना कई बार। भारती चंद के बाद ये दूसरा चंद राजा था जिसने डोटी पर अटैक किया और डोटी जीतने के बाद उद्योत चंद ने 1682 में प्रयाग के रघुनाथपुर घाट में स्नान करने भी गया था और इसकी अनुपस्थिति में डोटी राजा देवपाल ने काली कुमाऊं पर कब्जा कर लिया। उद्योत चंद ने 1683 में 1803 में डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया, जिसका अभियान में चंद सेनापति हिरुदेवबा मारा जाता है, जिसके वंशजों को राजा ने 8 गांव रौद या बहादुरी में दिए। डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी थी जुराइल दिपाइल कोट थी, जो सेठी नदी के किनारे पर स्थित था। 1688 में उद्योत चंद ने खैरागढ़ के किले पर अधिकार किया, जिसके बाद खैरागढ़ की संधि देवपाल के साथ हुई, जिसमें डोटी नरेश को कर देने के लिए बाध्य किया गया। 1696 को डोटी राजा ने कर देना बंद किया, जिस कारण उद्योत चंद ने तीसरी बार जुराइल दिपाइल कोट पर अटैक किया, जिससे चंदों की बुरी तरह हार होती है और इस युद्ध में शिरोमणि जोशी जो दूसरा सेनापति था वो मारा जाता है। उद्योत चंद ने युद्ध न करने का वचन लेकर शांति की तलाश में चल पड़ता है फिर, है ना। सो अब इसका आंसर दीजिएगा आपकी डोटी की शीतकालीन राजधानी जुराइल दिपाइल कोट किस नदी के तट पर थी? सेठी। सौरैन सिरा में पट्टी को गरखे कहते थे, जिसका प्रशासक कौन होता था? नेगी होते थे। 14 का ऑप्शन सी। कत्यूरी राजकुमारों के मनीलागढ़ पर किसने आक्रमण किया था? बाज बहादुर चंद। वीरांगना तेलू रौतेली किस चंद शासक के समकालीन रही हैं? बाज बहादुर चंद। पंवार राज्य पर विजय प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में किसने स्थापित कराई? बाज बहादुर चंद। उद्योत चंद के समय गढ़वाल नरेश कौन था? बलभद्र शाह। फतेह शाह था। कौन था? फतेह शाह। ऑप्शन बी होगा। त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा। निम्न में से किस शासक का राजवैद्य वरदेव जोशी था? उद्योत चंद। उद्योत चंद के सेनापति कौन थे? हिरुदेवबा पहला, सेकंड था शिरोमणि जोशी, दोनों ही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर उद्योत चंद ने कब अधिकार किया था? 1683 में। 22 का ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारती चंद के पश्चात द्वितीय चंद शासक जिसने डोटी पर अटैक किया था? उद्योत चंद। दुधौली का युद्ध 1703 में किन दो शासकों के मध्य में हुआ था? दुधौली का। सो ये ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में होता है 1703 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में हुआ था और फतेह शाह की तरफ से कौन था फिर यहाँ पर? ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, ज्ञानचंद द्वितीय ने 1698 ईस्वी से 1708 तक शासन किया। 1699 में इसने बधानगढ़ पर विजय प्राप्त की। ज्ञानचंद सेकंड ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लेकर आया, अल्मोड़ा के नंदा देवी में स्थापित करी। ज्ञानचंद द्वितीय के समय गढ़वाल का राजा फतेह शाह था, है ना। पाली परगने को लूटा था इसने चंद राज्य के, और ये युद्ध होता है दुधौली का ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच, जिसमें
1704 में ज्ञानचंद डोटी पर अभियान अपने पिता उद्योगचंद की हार का बदला लेने के लिए किया था। ज्ञानचंद का युद्ध डोटी नरेश से कुमाऊं सीमा पर मलेरिया ग्रस्त भाबर में हुआ। डोटी नरेश हार कर भाग गया, लेकिन सैनिकों को मलेरिया हो गया था। ज्ञानचंद ने कतियूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया और तराई भाबर क्षेत्र में आम के बगीचे लगाए। ज्ञानचंद द्वारा शोर और शिरा क्षेत्र में बनाए गए मंदिरों को देवल या ध्योल कहा जाता है। तो यहाँ पर है द्वितीय ज्ञानचंद ने बधानगढ़ पर विजय प्राप्त की थी कब? 25 1699। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है कतियूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर किसने बनाया था? ऑप्शन सी यहाँ पर ज्ञानचंद हो जाएगा। 26 का सी। किसके शासनकाल को चंद्रवंश का या कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? जगतचंद। किसके काल को कहते हैं? जगतचंद। जगतचंद के समय जो है इसे स्वर्णकाल 1708 से 1720 तक इसका शासनकाल। तराई भाबर से 9 लाख रुपए की आय जगतचंद को मिलती थी। और जगतचंद के समय स्वयं मिलनसार व्यक्ति या प्रजा का हितैषी माना जाता है। और इसने राजकाज के पहले वर्ष लोहाबगढ़ व बधानगढ़ से गढ़ सेना को मार भगाया। श्रीनगर में जगतचंद फतेह शाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गढ़ नरेश देहरादून भाग गए। उसने श्रीनगर में कब्जा कर एवं ब्राह्मण को दान में दे दिया था, है ना। कब्जा कर एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। जगतचंद के समय फतेह शाह ने कतियूरी घाटी में अटैक किया। बैजनाथ घाटी को लूटने के बाद गरसार ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया था। जगतचंद ने मुगल बादशाह को कीमती पहाड़ी चीज़ें भेंट की थी, जो मुगल शासक ने उसे अभयदान में दिए थे। जगतचंद ने जुआरियों पर कर लगाया था। चेचक की मृत्यु के कारण 1720 में डेथ हो जाती है ना। जगतचंद के बैरम मुआनी ताम्रपत्र से ये पता चलता है कि ज्ञानचंद के समय वीरेश्वर जोशी वैद्य कुंडी ने बधानगढ़ की जासूसी की थी। ज्ञानचंद ने वीरेश्वर जोशी को जमीनें रौत के रूप में दी थी। जगतचंद ने 1000 गाय दान की, जिस कारण इसे गौ सहस्त्रदान कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखना किसको कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पर जुआरियों पर किसने कर लगाया था? जगतचंद। किस चंद शासक के समय तराई क्षेत्र 9 लाख रुपए की आय प्राप्त होती थी? 29 का ऑप्शन डी जगतचंद। किसके समय फतेह शाह ने कतियूरी घाटी पर अटैक किया और बैजनाथ घाटी को लूटा था? क्वेश्चन नंबर 30 का ए जगतचंद। जगतचंद की मृत्यु किस रोग से हुई थी? 31 का ऑप्शन बी चेचक से। जगतचंद का उत्तराधिकारी कौन था? तो यहाँ पर 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए देवीचंद। देखो जगतचंद का उत्तराधिकारी देवीचंद था। 1720 ईस्वी से चंद वंश का क्या होने लगता? अवनति काल, मतलब खत्म होने की कगार पे। देवीचंद ने 1720 से 1726 तक शासन किया। विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवीचंद ने काफ़ी धन की बर्बादी की, जिस कारण उसे कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। श्रीनगर जीतने के असफल प्रयास में देवीचंद ने एक पहाड़ी को विजित कर उसका नाम फतेहपुर रखा। देवीचंद ने रोहिला सरदार दाऊद खान को अपना सेनापति बनाया। देवीचंद के समय काकड़ी घाट में बाबा हर्षदेवपुरी रहते थे, जो देवीचंद को देबुआ कहकर पुकारते थे। देवीचंद की हत्या उसके बिष्ट दरबारियों में मणिक बिष्ट और उसके पुत्र पूरनमल ने की थी। देवीचंद के बाद अजीत चंद, कल्याण चंद, दीपचंद, मोहनचंद, प्रद्युमन चंद, शिवचंद और अंतिम राजा महेंद्र चंद कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। अजीत चंद के समय पूरनमल एवं उसके पिता मानिक चंद गौण बिष्ट के अन्यायपूर्ण शासन को कुमाऊं में गेंडागर्दी कहते हैं। ठीक है, चलेगा। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? 33। 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 33 ऑप्शन सी हो जाएगा देवीचंद। कुमाऊं का विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? देवीचंद। अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनाया था? आपको बताया था कल्याण चंद चतुर ने। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ कल्याण चंद चतुर के बारे में नहीं बताया। कल्याण चंद का कार्यकाल 1730 से 1747 तक रहा। राजा बनने से पहले कल्याण चंद डोटी में कल्याण सिंह के नाम से मजदूरी करता था और अनपढ़ राजा था, है ना। और इसके समय 1743 से 45 में कुमाऊं पर रोहेलों का अटैक होता है।
1743-44 में रोहेलखंड या कटेहर के सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर अटैक किया। रोहेला आक्रमण के समय गढ़वाल शासक प्रदीप शाह ने कल्याण चंद की मदद करी थी। कल्याण चंद चतुर्थ ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट कर देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण भी लिया था। कल्याण चंद को काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, गार्ड ऑफ ऑनर। कल्याण चंद चौथे ने अल्मोड़ा में चौमहला महल और अपनी राजधानी को राजबुंगा कहता था। कल्याण चंद ने लच्छी गोसाई मनराल को सयानाचारी सौंपी, जो 16 गांव का सयाना था। कल्याण चंद चतुर्थ के समय बलिराम चौधरी लेखक हुआ करता था और इसी के समय अवध के नवाब मंसूर अली खान ने कुमाऊं के तराई पर अधिकार किया और शिवदेव जोशी को बंदी बना लिया। और कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक कवि शिव हैं, जो कल्याण चंद का राजकवि था। राजा बनने के बाद इसने गुंडागर्दी शासन के नायक पूरनमल और मानिक चंद को मारने के आदेश दिए और अंतिम समय में इसकी आंखों की रोशनी चली जाती है ना। तो यहाँ पर आप चलते हैं कल्याण चंद। अच्छा, यहाँ पर कौन से क्वेश्चन पे थे? अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनाया था? कल्याण चंद ने। कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक कौन है आपसे पूछा गया है? कवि शिव। कल्याण चंद्र चतुर्थ ने मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने के लिए किस मंदिर से ऋण लिया? 37 का बी यहाँ पर केदारनाथ मंदिर। रुको केदारनाथ थोड़ी था, 37 ऑप्शन ए जागेश्वर मंदिर से लिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गार्ड ऑफ ऑनर किसको दिया था? कल्याण चंद चतुर्थ को। शीरा में प्रचलित रौत देवता का मूल संबंध किससे है? सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है आपका 39 का भी डोटी। चंद शासन में पंचनवीशी क्या होता था? पंचनवीशी क्या होता था? पंचनवीशी क्या होता था बताइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए पंचायती कचहरी। चंद शासन में चार बूढ़ा के अंतर्गत नहीं आता था, मेहरा नहीं आते थे चार बूढ़ा में, तड़ागी चौधरी कारगी। चंद शासन में 5 थोक के अंतर्गत आता था, इनमें से सभी आते थे मेहरा, फरत्याल, खड़ायत। औताली एक प्रकार का क्या होता था? औताली बताइएगा। सो 43 का बताइए, औताली क्या था? औताली तो राजा की जमीन होती थी ना, क्या होती थी? राजा की जमीन। सो 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। औताली मतलब राजा की ज़मीन होती थी, मतलब ज़मीन पर लगने वाला कर होता था एक तरीके से। तो इसमें से फिर बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे तो ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदकालीन घराटों पर लगने वाला कर मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं। 44 का ऑप्शन सी भाग होता था। मिझारी कर लिया जाता था किससे? कामगारों से लेते थे मिझारी कर। इसके अलावा मुनाकोट ताम्रपत्र में वर्णित रत्तंगली किसे दिया जाता था? सो 46 का ऑप्शन है युद्ध समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी युद्ध समय नहीं, ये आपका आता है लेखक। क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा। भूमि मापन इकाई नाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है? ऑप्शन बी तमिल साहित्य में। ऑप्शन बी सूती वस्त्र के बुनकरों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? टांड कर। कुली बेगार से संबंधित महत्वपूर्ण कर कौन से थे? 49 ऑप्शन ए खेनी कपिलनी। राजधानी की सुरक्षा के लिए देय कर कौन सा हुआ करता था? पौरी या पहरी। मोनाकोट ताम्रपत्र में किस कर का उल्लेख किया गया है? रत्तंगली का। किसका किया है? रत्तंगली का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से नगद के बदले अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर कूद हुआ करता था। अब और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। अब आता है पार्ट 4। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो बता सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर शिवदेव जोशी आया था, तो शिवदेव जोशी जो है ना, शिवदेव जोशी को कुमाऊं का कौटिल्य नाम से जाना जाता है। और इतिहासकार नित्यानंद मिश्र ने शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा। और शिवदेव जोशी कल्याण चंद चौथे का सेनापति था, है ना। रोहेलों ने जब अटैक किया था उस समय इसने डटकर सामना किया।
सम्मान स्वरूप तराई भाबर का प्रबंधन इसको दिया गया था। बख्शी की उपाधि शिवदेव जोशी को दी थी चंद ने, कल्याण चंद ने। शिवदेव जोशी को अल्पवयस्क पुत्र दीपचंद का संरक्षक भी बनाया गया था, जिस कारण शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खान कहते हैं। कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति कौन था, यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा जल्दी से। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवदेव जोशी। कुमाऊं का कौटिल्य नाम से किसको जाना जाता है, शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी को कहा जाता है कुमाऊं का बैरम खान, कुमाऊं का शिवाजी, तो दोनों ही कहते हैं ऑप्शन सी। कल्याण चंद ने किसे बख्शी की उपाधि दी थी, शिवदेव जोशी। दीपचंद कुमाऊं का शासन कब बना था, तो 1748 में, 1748 में बना, जिसके समय पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जिस युद्ध में मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने मराठों के विरुद्ध सैन्य टुकड़ी भेजी थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं के खिलाफ 4000 कुमाऊनी सेनापति हरिराम और उप सेनापति बीरबल नेगी के आधिपत्य में भेजी गई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है कुमाऊं सेना पहाड़ी हथियार के साथ बहादुरी से लड़े, जिसके लिए एटकिंसन लिखते हैं कि पहाड़ी लोगों ने रॉकेट और हैंड ग्रेनेड में अपना अच्छा कौशल दिखाया। पानीपत के युद्ध के समाप्ति के बाद मुगल बादशाह ने कुमाऊं सेनापति से मिलने की इच्छा भी प्रकट की और लूट के माल में मकना नामक हाथी, जेवरात और अन्य बहुउपयोगी चीज़ें दीपचंद को भेजी थी। दीपचंद जो माना जाता है वो मिलनसार और दयालु प्रकृति का माना जाता है। उसने कुछ भी मांगने पर ना कहना तो जानता ही ना था, जिस कारण उन्हें बहुत सारी जागीरें जो है वो लोगों को प्रदान की गई थी। अब यहाँ पर आते हैं हम आगे, क्वेश्चन जैसे करते रहेंगे वैसे। बगवाली पोखर युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था, सो ये लड़ा गया था ललित शाह और मोहन चंद के बीच में, ललित शाह और मोहन चंद के बीच में। राजा दीपचंद और उनके साथ दो लड़कों को सिराकोट के किले में कैद करके रखा, जहां उनकी मौत हो जाती है। फिर आपका आता है 1755 में शिवदेव जोशी और गढ़ सेनापति नरपत गुलेरिया के बीच में युद्ध होता है। 1755 में कौन सा, तामाढोंड का युद्ध, तामाढोंड का, जिसमें गढ़ सेनापति सरदार जो नरपत था वो गुलेरिया मारा जाता है। शिवदेव जोशी के मरने के बाद दीपचंद ने हर्षदेव जोशी को बख्शी बनाया। दीपचंद के भाई मोहनचंद ने दीपचंद की गद्दी हड़प ली और हर्षदेव जोशी को बंदी बना दिया, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग जाता है। हर्षदेव जोशी जो है वो गढ़वाल के शासक ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। बगवाली पोखर होता है आपका 1779 में ललित शाह की सेना मोहनचंद के बीच में, जिसमें मोहनचंद लखनऊ भाग जाता है। सो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ललित शाह और मोहनचंद के बीच में। ललित शाह ने अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया और हर्षदेव जोशी को प्रधानमंत्री बना देता है। प्रद्युम्न शाह 1779 से 1786 तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, जिसने खुद को दीपचंद का दत्तक पुत्र बनाया था, घोषित करा था। जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह श्रीनगर आ गया। 1786 में गढ़वाल कुमाऊं कुछ समय के लिए प्रद्युम्न शाह के अधीन हो गए। हर्षदेव उसके प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन करने लगा। मोहनचंद ने सिंहासन खाली होने का फायदा उठाकर कुमाऊं की गद्दी हत्या ली। मोहनचंद दूसरी बार जो है कुमाऊं का राजा बन जाता है। हर्षदेव जोशी जो है उसने सशक्त सेना तैयार कर 1786 में पाली गांव के युद्ध में मोहनचंद को हराया। हर्षदेव जोशी 61वां चंद शासक शिवचंद को शासक बनाया। शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहा जाता है। इसके बाद मोहनचंद का भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब की सहायता से कुमाऊं की गद्दी हत्या ली। लाल सिंह ने मोहनचंद के बेटे महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठाकर उसका प्रधानमंत्री खुद बन गया। अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद 62वां चंद शासक है ना। और हर्षदेव जोशी ने गोरखा नायक बहादुर शाह को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता दिया। हवालबाग के साधारण युद्ध में चंदों की हार 1 फरवरी 1790 को अल्मोड़ा पर गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। ब्रिटिश काल में चंद राज्य जो था वो 2 भागों में बटा, अल्मोड़ा शाखा और काशीपुर शाखा। महेंद्र चंद के बेटे प्रताप चंद को अंग्रेजों ने कुछ गांव जागीर के रूप में प्रदान की। काशीपुर शाखा में लाल सिंह के बेटे गुमान सिंह ने राज किया, जिसके दरबार में कवि गुमानी पंत थे। उत्तराखंड सांसद रहे केसी सिंह बाबा काशीपुर चंद शाखा से रिलेटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि बगवाली पोखर तो हो गया। प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर किसने बैठाया था,
ललित शाह ने बैठाया था। प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं पर कब तक शासन किया था? 1779 से 1786 तक। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा गया? शिवचंद को यहाँ पर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते, अंतिम चंद शासक कौन था? महेंद्र चंद। 1790 में हवालबाग युद्ध में कौन सा चंद शासक मारा जाता है? ऑप्शन बी महेंद्र चंद। गोरखों ने अल्मोड़ा पर किस वर्ष अधिकार किया था? 1 फरवरी 1790। कुमाऊं राजनीति का अलवारी किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी। देखो हर्षदेव जोशी, हरकदेव जोशी भी इसे कहते हैं। कुमाऊं का किंग मेकर इसे कहा जाता है। डब्ल्यू फ्रेजर और कैप्टन हेयरसी ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारी कहा। हर्षदेव जोशी ने लगभग 8 नरेशों को गद्दी पर बैठाया उतारा। राहुल सांकृत्य ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी है। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन आता है, पर निम्न में से किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारी कहा है? ऑप्शन सी दोनों ने ही कहा था। कुमाऊं का हिल यात्रा उत्सव किस देश की देन है? सो 15 का ऑप्शन हो जाएगा ये नेपाल। देखो नेपाल ने क्या क्या कहा। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी बेटी चारुमिता का विवाह नेपाल के राजकुमार देवपाल से कराया। किरातों ने कुमाऊं नेपाल में साथ साथ राज किया, जैसे किराती व कई जो किराती और राई राजा कहा जाता था। किरातों के बाद खसों ने भी कुमाऊं व नेपाल में शासन किया, जिसके कारण खसकुमरी भाषा का उद्भव हुआ। नेपाल में लिच्छवी राजवंश ने शासन किया था और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। हर्षदेव व नेपाल नरेश अंशुवर्मन के बीच मैत्री भाव व्यवहार था। प्रसिद्ध संत गोरखनाथ ने नेपाल में धर्म प्रचार किया। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और नेपाल की गोरखा पहाड़ी का नामकरण इन्हीं के नाम पर। तो हिल यात्रा भी जो ना, कुमाऊं का हिल यात्रा उत्सव नेपाल की देन है। नेपाल में इसे इंद्र यात्रा कहा जाता है। कुमाऊं में प्रचलित हरेला, घुरुड़िया त्यौहार, ओल्गा प्रथा नेपाली रीति रिवाज ही है। कुमाऊं के पवित्र गौरिल देवता, सिरा में प्रचलित रौत देवता, उनका जो मूल है वो नेपाल में था। कुमाऊं में पीठ पर बोझ रखने एवं मुर्दा को बांधकर जल्दी भगा ले जाने वाला, ये सब प्रथा कहाँ की है? वहीं की है। सो अब आता है यहाँ पर कि नेपाली भाषा में नेवारी एवं खसकुमरी का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये आपको 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी कुमाऊनी। प्रसिद्ध फकीर गोपीचंद कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल। चंद राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता था? बक्सी। श्री राजाधिराज, महाराजाधिराज किन शासकों की उपाधि रही है? इतना पढ़ लिया है आपने। चंदों की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा किस नदी के तट पर थी? कोशी नदी आ जाएगा। ठीक है। किस वंश के राजकुमार अपने नाम से पहले कुंवर और गुसाई लगाते थे? चंद। नदी पुलों पर लगने वाला कर कौन सा होता था? जल्दी से बताइए। नदी पुलों पर लगने वाला कर। ऑप्शन सी यहाँ पर जूलिया और सांगा दोनों ही लगते थे। सुमेलित करना है। कटक क्या होता था? अगर बात करते हैं हम कटक सेना के लिए लिया जाने वाला। ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधे एलिमिनेट हो। न्योली जो होता था ये न्याय पाने के लिए देकर होता था। मांगा जो होता था वो घराटों पर लगने वाला। भाग युद्ध के समय लिया जाने वाला। रुको भाग कर होता था घराटों पर। मांगा जो होता था वो युद्ध के समय लिया जाता था। सो ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आता है निम्न में खाईकर के रूप में लिया जाता था। खाईकर के रूप में क्या लिया जाता था? अनाज और नकदी। ऑप्शन सी। चंद शासकों द्वारा किसी व्यक्ति को बहादुरी के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार? जमीन। चंद शासकों के समय कैनी कौन थे? कैनी 27 सी हो जाएंगे। यहाँ पर भूदास है ना। ऑप्शन सी। गल्ला छहाड़ा भूराजस्व अनाज का कितना भाग होता था? छठा। निम्न में भूमि माप की इकाई होती थी? ऑल ऑफ दीज यहाँ पर। चंद राजाओं के समय करों के नाम थे? 30 का आंसर हो जाएगा 36 रकम 32 कलम। निम्न में कौन सा युग में सुमेलित है? सभी। विष्णु प्रीति या गुंठ भूमि दान की जाती थी किसको?
मंदिरों को। चंद शासकों के समय कुख्यात कारागार था कहाँ पर? सिराकोट, पिथौरागढ़। चंद शासक का अवनति काल कब से प्रारंभ होता है? 34 का ऑप्शन सी, जगत चंद के बाद ही, मतलब जगत चंद के बाद, जब जगत चंद के बाद। चंद मुगल के संबंधों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तुगलकनामा, जहांगीरनामा, शाहनामा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36। क्या है 36? कि अल्मोड़ा जनपद में घर घर पूजे जाने वाले देवता कौन से हैं? गंगनाथ जू हैं। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? हैमिल्टन हैं। किस चंद शासक ने जूलैम सिरती नामक कर लगाए थे? लक्ष्मीचंद। पंच पीड़िया वर्ग के अंतर्गत आते थे? दोनों ही, चार चौथानी, छरिया, ब्राह्मण। उत्तराखंड में स्थित प्रमुख किले कौन से हैं? बताओ भाई जल्दी से, प्रमुख किले पूछा गया है। लाल मंडी किला, फोर्ट मोयरा आपका अल्मोड़ा में है और कल्याण चंद ने बनाया था 1563 में, तो ये आपका कहाँ पर है? पट्टी। अच्छा, नेथड़ा का किला कहाँ पर है? नेथड़ा किला अल्मोड़ा में गोरखा कालीन है। खलुंगा किला कहाँ पर है? खलुंगा किला बताओ जल्दी से। खलंगा या नाला पानी का किला, ये देहरादून में हो जाएगा इसका सी। मतलब सी का सेकंड कहाँ पर आ रहा है? सी का सेकंड एक तो यहाँ पे आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें एलिमिनेट हो गया। सो लाल मंडी का किला कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है, पलटन बाजार। और नेथड़ा का किला हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। खलुंगा देहरादून में होगा। सिरमौरी का किला लोहाघाट में हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा मल्ला महल अल्मोड़ा में रुद्रचंद के द्वारा। खगमरा किला अल्मोड़ा में भीष्मचंद ने बनाया। राजबुंगा चंपावत में सोमचंद ने। नेथड़ा किला अल्मोड़ा में है, गोरखा कालीन है। शिरमौरी का किला लोहाघाट में है। बाणासुर का किला चंपावत में है, स्थानीय नाम मारकोट है। मारकोट था। गोल्ला चौड़ का भी एक किला है जो चंपावत में राजा गौरिल ने बनाया। बैराटगढ़ का किला है कालसी के पास। कलुआगढ़ी का किला है रुड़की के ग्राम राजा में। रुद्रपुर का किला है काशीपुर में, शिवदेव जोशी ने बनाया। मुगलगढ़ी चंपावत में। खलंगा या नाला पानी देहरादून में है। तो गढ़ों से रिलेटेड कोई, मतलब एक किलों से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर, निम्न में दिए गए युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजबुंगा किला जो है ये कहाँ पर है? चंपावत में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किसने करा था? तो मल्ला महल को रुद्रचंद अल्मोड़ा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कल्याण चंद द्वारा लाल मंडी किले कब बनाया गया था? 1563 में बनाया था। निम्न में असंगत कथन का चयन करना है। साहू या सावली लेखक को देकर, कुकरियालो राजा के कुत्तों को देकर, बाजदार महाजन को देकर। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी में से क्या है? कोई भी असंगत नहीं, सभी सही है। भाबर एवं भोटिया व्यापारियों से वसूला जाने वाला जो कर था वो कौन सा था? सिरती होता था, जो नगद होता था। देखो इनमें जुलिया नदी पुलों पर लगने वाला कर, इससे सांगा कर भी कहते थे। सिरती नगद कर होता था जो माल भावर और बोटी व्यापारी से वसूला जाता था। सिरती से ही सरताना है। राखिया रक्षाबंधन जनेऊ संस्कार के समय लिया जाता था, है ना। मांगा कर जो युद्ध के समय लिया जाता था। खेनी कपिलिनी कुली बेगार था। बेकर अनाज के रूप में। कटक सेना के लिया जाता था। टांडकर सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाता था। मिजारी कामगारों से लिया जाने वाला। रतंगली या साहू मनाकुट ताम्रपत्र में लेखक को देकर है, इसे साउली भी कहते हैं। कूत नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज। भेंट राजा राजकुमारी को दी जाने वाली भेंट। सिकदार नेगी कर परगना अधिकारी को दे था। लक्ष्मीचंद के मोनाकोट ताम्रपत्र में इसके लिए सिकदार नेगी कर भी बोला गया। 2 रुपया कर ठहराया गया था। सिकदार नेगी कर पूरे गांव से लिया जाता था। कनक कर सौका व्यापारियों से स्वर्ण तूल के रूप में। डाला गांव के सयाने को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर। मौ हर परिवार से लिया जाता था। भात कर बड़े उत्सव में भात की दावत के लिए। भाग कर घराटों पर लगता था। न्योली कर न्याय पाने के लिए। रौल्य देवलिया राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए। बजनिया राजा के नर्तकियों के लिए, नर्तक और नर्तिकों के लिए। घोड़ियालो राजा के घोड़ों के लिए लिया जाता था। कमीनचारी या श्यानचारी सयाना या बूढ़ा को दिया जाने वाला होता था जो किसानों से वसूला जाता है। हिलियानी या अधूल कर बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए। हिलियानी अधूल कर का वर्णन सिंगाली ताम्रपत्र में मिलता है। पौरी कर या पहरी कर राजधानी के रखवाली के लिए। बाजदार महाजनों को देकर। ओताली राजा की जमीन होती थी। कुकरियालो राजा के कुत्तों के लिए। शूक
राजा के सेवकों के लिए, जगरिया जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाता था। चौबदार राजा की निजी वस्तु से तलवार, ढाल इनके लिए लिया जाता था। श्यूक राजा को मुकुर समय पर दिया जाने वाला नजराना, गरखानेगी पटवारी और कानूनगों के लिए कर लिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। सो आई होप सो आपका जो चंद डायनेस्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं, अगर कुछ भी चीज़ें अभी बची होंगी तो वो आपको करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, फर्स्ट आपके जो 48 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, सेकेंड में 47 आपका दूसरा पार्ट, फिर 52 आपके क्वेश्चन थे जिसमें आपका थर्ड पार्ट हो गया, और फिर आपके थे 45 ये आपका फोर्थ पार्ट। तो पार्ट 1 का ये क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट आता है तो आप लिखिए पार्ट 4 का ये, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि कौन सा है, क्योंकि नंबरिंग फिर से शुरू हो रही है। अगर आप डायरेक्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर ये, तो फिर मुझे समझ नहीं आएगा कि स्टार्टिंग में मिड में कौन से वाले की बात करें। तो इसलिए पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ में आप अपना डाउट बता सकते हैं। कोशिश किया जाएगा आप लोगों के जो डाउट है उन्हें क्लियर किया जाए, है ना। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।